मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति और उनका दर्द किसी से छुपा नहीं। यही किसान नेताओं के लिए चुनाव में जीत पाने का मुद्दा भी बनते हैं और अपने हक की आवाज उठाने पर इन्हें लाठियां भी खानी पड़ती। वहीं बात बुंदेलखंड की करें तो आवारा गौवंश एक अहम मुद्दा बना हुआ है। एक ओर मध्य प्रदेश सरकार आवारा गौवंश को संरक्षित करने को लेकर कई योजनाएं निकालती है, तो वहीं गौशालाओं को बनवाने के लिए भी कई वायदे करती है। पर जमीनी स्तर में ये वायदे व योजनाएं कितनी दिखाई देती हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हो। आज बागी खबर के स्टूडियो पर भारतीय किसान यूनियन 61 के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राजा ठाकुर के साथ हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र राजा जी आपका हमारे बागी खबर न्यूज चैनल पर। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय जरूर बता दें कि आप किस पद पर हैं और किन मुद्दों को लेकर आज अपन चर्चा में हैं। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन 61 के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ मध्य प्रदेश से। मुझे संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया, उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। चलिए महेंद्र राजा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस पद के लिए और किसानों के लिए। आप हमेशा किसानों के हितों में मुद्दे उठाते रहें और किसानों के बारे में आप आगे भी इसी प्रकार से प्रयास करते हैं। जी, तो सबसे पहले अपन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने किसान आंदोलन या यूनियन से जुड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि मैं आम आदमी पार्टी में था। इधर जब भी पार्टी बनी तो मैं इधर आया, विधानसभा प्रभारी बन के आया और पार्टी को बढ़ाया भी, बाखूबी अपने तन मन धन से काम किया। मगर कुछ गतिविधियों के कारण मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को साइड करके और आम आदमी पार्टी को छोड़ और समाजवादी पार्टी को पकड़ा और शपथ ली और उसमें काम चालू किया और प्रदेश कार्यकारिणी। किसान यूनियन के जुड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसके बाद जब मैंने देखा कि गरीब किसान, हमारा क्षेत्र 95% किसानी क्षेत्र है। चंदला विधानसभा खास करके जो मेरा लोकल विधानसभा है तो किसानी क्षेत्र है और किसान इतना परेशान है कि हर मुद्दों को अपने इसके लिए परेशान है। और उसको देखते देखते मेरे घर पे आने लगे कि भाई साहब ये है वो है, मैं परेशान हूँ। कभी नामांतरण के लिए, कभी बंटवारा के लिए और कभी खाद के लिए, ऐसी कई अनेक सारी परेशानियां। कहा जाए कि जो क्षेत्रीय किसान थे वो आपसे मिलते रहे, उनके मुद्दों को देखते हुए आपने उनकी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी बातों से एक बात और निकल के आती है कि महेंद्र राजा जी, आपका जो राजनीतिक करियर था काफी उतार चढ़ाव पूर्ण, उथल पुथल पूर्ण रहा। पहले आप पार्टी में यहाँ विधानसभा चंदला विधानसभा प्रभारी रहे, काफी लंबे समय तक आपने आप पार्टी पर काम किया और जहां तक मुझे जानकारी है तो चंदला विधानसभा में आप पार्टी की नींव रखने वाले ही आप थे। जी, आप ही ने यहाँ पर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म दिया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आप विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले आप समाजवादी पार्टी में चले गए, जहां पर आपको प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जैसा बड़ा दायित्व मिला। जी, आपने पार्टी के लिए भी बहुत कम समय के लिए समाजवादी पार्टी में आपने काम किया। जी, बीच में ये भी देखा गया कि कभी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। पत्रकारिता में मूलभूत जो लोगों की जरूरतें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं या लोगों की जो योजना, जो शासन की योजनाएं, इन पर भी आपने कई बार मुद्दे उठाए। आपको अनशन करते भी जनता ने यहाँ देखा है और मीडिया ने भी काफी चलाया। तो आखिरकार आप एक जगह स्थायी क्यों नहीं हो पाए? क्यों आपका जीवन इतना उतार चढ़ाव पूर्ण रहा? क्या बिल्कुल विनय जी, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा संघर्षशील रहा हूँ। मैं ना अपनी कमाई के लिए कभी राजनीतिक पार्टियों में जुड़ा, मैं लोगों को देखता रहा, जनता को देखता रहा और वही मेरे अंदर भावना रही और वही मेरी विचारधारा रही। अगर मेरे अंदर पैसे कमाने की विचारधारा होती तो आज आम आदमी पार्टी ना पकड़ के भाजपा पकड़ लेता। जैसे अभी बहुत से लोग आज रोडपट्टी से करोड़पति बन गए। आज उदाहरण इधर ही का क्षेत्र का है, अपने पूरे मध्य प्रदेश का तो बहुत कुछ है, मगर
आपने देखा होगा कि इधर भी रोडपति से करोड़पति बन गए, जिनकी मोटरसाइकिल लेने की ताकत नहीं थी, आज वो करोड़पति बन के बैठ गए और आज वो बड़े बड़े नेता बनकर भाजपा में बैठे हुए हैं। तो हालांकि मेरी विचारधारा ऐसी नहीं रही। मैं हमेशा जनता के मुद्दे और जनता को अपना मार्गदर्शन समझता रहा और देता रहा। विचारधारा की बात करें तो आपकी विचारधारा, आप हमेशा कहते थे कि मैं केजरीवाल की विचारधारा वाला हूँ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। जी जी। ऐसा क्या हुआ कि उनकी विचारधारा को छोड़कर आपको पार्टी बदलना पड़ गई? जब से आम आदमी पार्टी बनी, जब से आपने देखा होगा कि इधर कोई टोपी पहन के कोई नहीं, मैं खड़ा मिला, मैं ही खड़ा हुआ तो लोग हंसते थे, जैसे भाजपा वाले भी हंसते थे, कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, यही पार्टियां थी इधर। उसके बाद जब केजरीवाल जी की विचारधारा से मैं प्रेरित हुआ, पार्टी को इधर स्थापित किया, पार्टी को बढ़ाया, हजारों कार्यकर्ता बढ़ाए, 2 पार्षद तक जिताए इस नगरीय प्रशासन चुनाव में। मगर कुछ गतिविधियों के कारण जब पार्टी बढ़ी तो भाजपा से, कांग्रेस से सब उसमें हुए और महेंद्र ठाकुर को टारगेट करने का उन्होंने प्लान बनाया। तो मैं अपने मन से सोचा कि मैं अपने आप साइड हट जाऊं ताकि मुझे ये टारगेट ना कर पाए। और मैं किस तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया? कुछ राजनीतिक दबाव आने लगे आपके, या कानूनी तरीके से, या किस तरीके से? ना कानूनी तरीके से और राजनीतिक दबाव तो मैं मानता ही नहीं हूँ, चाहे वो भाजपा वाले हो या कांग्रेस वाले, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपने देखा होगा कि मैं सांसद और विधायक का हमेशा विरोध करता रहा जो गलत नीतियों पर। उसके बाद मैंने समाजवादी, किसी ने, एक नेता ने बोला, बड़े नेता ने जो प्रदेश लेवल का है, कि आपको दूसरी पार्टी कोई छोटा सा पद नहीं देगी मंडल का। तो मैं 8 दिन के 24 घंटे के अंदर लखनऊ में जाके अखिलेश यादव जी से मिलकर और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बन के आया। तो उनको झटका तो लगा, मैंने झटका दिया। उसके बाद 8 दिन में विधानसभा, क्योंकि चुनाव थे, और उसी पीरियड में कुछ ऐसी गतिविधियां उसमें भी हुई कि मुझे पार्टी का तुरंत इस्तीफा देना पड़ा 8 दिन का ही। मैं खाली मेहमान रहा। इस पूरे वाकये के दौरान आपने कभी कांग्रेस या भाजपा में जाने का विचार नहीं रखा? बिल्कुल नहीं विनय जी, मैं हमेशा अपने फायदे लिए कभी न रहा हूं न रहूंगा। मेरा एक अपने दिल की एक इच्छा थी कि मैं जनता के हित में काम करूं, और वही मैं आज विचारधारा रख के चल रहा हूं। हालांकि थोड़ी केजरीवाल जी की विचारधारा बनती थी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा तो अच्छी थी, मगर कुछ दिन जब पार्टी बढ़ी, राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो उसमें भाजपा और कांग्रेस वाले घुस के उसको इस तरह से तोड़ दिया कि आज मध्य प्रदेश में 0 है, कोई मतलब वजूद नहीं रह गया। कहने का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी थी उसमें कुछ भाजपा और कांग्रेस के लोगों का विलय हुआ, लोग उसमें शामिल हुए, वहां से जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं विचारधाराएं उसकी भी बदल। बिल्कुल मैं मानता हूँ उनकी विचारधारा बहुत सारी बदल गई है। चलिए, आज हम आप किसानों के मुद्दे को लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताएं कि आपका जो परिवार है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, चंदला विधानसभा और राजनगर विधानसभा दोनों में आपका हस्तक्षेप रहता है, जी भी आपका जो गृह ग्राम है वो राजनगर विधानसभा में आता है, और जहां आप लोकल में आज प्रेजेंट स्थिति में रहते हैं वो आपका चंदला विधानसभा में आता है। तो आपका परिवार का जो खेती को लेकर के बैकग्राउंड है, जो कि कृषि से लेकर के क्या आप लोगों का जुड़ाव है, कितना किसानी में आप लोग क्या करते हैं? हमारी परिवार पूरा किसानी क्षेत्र है, और किसानों से ही हमारे घर में शायद कोई नौकरी में नहीं रहा। हमारे पिताजी जरूर मिलिट्री में थे, उन्होंने कुछ साल मिलिट्री में सेवा देने के बाद और वो अपने आप चले आए थे गांव, इस्तीफा दे दिया था कुछ कारणवश, क्योंकि उस समय राजा उनका चलता था कि भाई हम बड़े आदमी, हम इसमें नहीं सेवा दे सकते। और किसान तो हम शुरू से रहे हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी मानी जाती है, आज भी है। तो अगर आपका परिवार पूरा किसान परिवार है तो किसानों के दर्द को भी आप अच्छे से समझते हो। बिल्कुल। तो अगली बात अपन करते हैं कि आज के समय में जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या, उसे क्या मानते हैं? किस समस्या को आप सबसे बड़ा मानते हैं आज के दौर पे? विनय जी, अगर मैं मानूं तो अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र की अगर समस्या देखी जाए तो सबसे बड़ी आवारा पशुओं की, और कुछ जगह किसान ने अपने सिंचाई की, कुछ जगह तो नहरों से पानी जा रहा, समय पर नहीं जा रहा, मगर थोड़ी बहुत तो जा ही रहा है। ये नहीं बोल सकता कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है।
मगर जैसे बारीगढ़ क्षेत्र है, उधर किसान कोई नहर नहीं है और ना कोई इंतजाम है। तो आप देख ही रहे होंगे, आप भी घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, पत्रकार सभी बंधु डालते भी हैं, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है एक किसान। आवारा गौवंश पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जो शासन द्वारा योजनाएं दी जाती हैं किसानों को लेकर के, उन योजनाओं के बारे में आपका क्या विचार है कि कहाँ तक जमीनी स्तर तक क्या शासन द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंचती हैं या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं, मगर वो शायद पेपर तक सीमित रहती हैं और गरीब किसानों तक तो पहुंचती नहीं है। कुछ किसानों तक पहुंच जाती हैं और बाकी 80% किसानों तक तो पहुंचती नहीं है। नहीं, लेकिन इस बात पर देखा गया है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि है, किसानों के खातों में सीधे पहुंचती है। जी। भावांतर योजना के तहत जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, जी। तो ये भी किसानों के पास सीधे किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ मिलता है। खाद की समस्या को लेकर भी देखिए तो किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सारी योजनाएं किसानों को, आपने भी देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल, सैटेलाइट और प्रेस मीडिया चला, आपने भी चलाए होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि किसान खाद से तो जूझ रहे हैं। आज भी कहीं धरना प्रदर्शन, जैसे विदिशा, आष्टा, सीहोर, इस जगह कितने प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं। सागर में हुआ है, कितना रोड जाम, चक्का जाम अपने चंदला विधानसभा में हुए, लौकुश नगर में कल हो रहा था। तो ये सारी बहुत सारी समस्या, खाद की भी बहुत गंभीर विषय है कि खाद समय पर शासन दे नहीं पा रहा। और रहा सवाल आपका भावांतर का, तो इसको नकार दिया है, किसानों ने नकार दिया, हम भी नकार रहे हैं। इसके लिए भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भाई एमएसपी से के तहत करें, मगर ये भावांतर क्या है? भावांतर से तो ठगा जा रहा है, किसानों को गड़गड़ाया जा रहा है। किसानों की जो फसल है उसका शासन पेमेंट दे रही, पैसा दे रही है, अच्छे दामों पे किसानों की जो खरीदी की जा रही है, जो किसानों का जो अनाज है, जो फसल है, उसको अच्छे दामों पे शासन खरीद रही है। आज आपने देखा है कि अपने चंदला विधानसभा की बात करूं तो 90% तो किसानी क्षेत्र है और उसमें 10 बीघा से कम किसान वाला कम से कम 80% किसान है और 10-15% किसान है जो 50 बीघा 100 बीघा वाला है। तो 5-10 बीघा वाला किसान अगर उसकी 5 बोरी आपने भावांतर से खरीदी, उसको 1 महीने बाद पेमेंट दिया, 15 दिन बाद पेमेंट दिया, तो बेचारा कहाँ जाएगा? उसकी लागत क्या है? तो उस नजरिए से देखें तो किसानों के हित में क्या सरकार कर रही है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए भी बहुत सारे किसान रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपनी फसल को देते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपने अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। रजिस्ट्रेशन किसानों का नहीं हो रहा, दलालों का हो रहा। मैं खुले आपके मंच से बोल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन आप देखें मंडी में जाके दलालों का हुआ है, एक दलाल बैठा हुआ है, चाहे पार्टी किसी भी विपक्ष का हो, सत्ता का हो। किसानों का नहीं हो रहा, किसानों का तो नाम हो रहा है। इसके लिए तो शासन प्रशासन है, लगातार निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, कार्यवाहियां भी की जाती होंगी। कार्रवाइयां कहाँ हो रही हैं विनय जी? आपने देखा कितनी जगह खाद पकड़ी गई, कार्रवाइयां क्या सिर्फ पेपर में, खाली आप लोग चला देते हैं। एक दिन खबर चली, 2 दिन खबर चली, उसके बाद कहाँ कार्रवाइयां रही। बात बिल्कुल आपकी सही है। हम बात गौवंश को लेकर भी थोड़ा सा करते हैं कि जो आवारा गौवंश है, एक बुंदेलखंड के लिए माना जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, जैसे किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा को लेकर काफी संशय बना रहता है, काफी इंतजामात किए जाते हैं, काफी इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी फसलों में भारी नुकसान होता है। लगातार शासन प्रशासन के लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, शासन योजनाएं भी देती है, गौशालाएं भी खुलवा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या आगे गौवंश की सुरक्षा को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जाएंगी और जमीनी स्तर पर कितनी लागू होंगी? आपने देखा होगा गौशालाएं जब पिछले 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी, हालांकि हमारी, आपके स्टेज के माध्यम से मैं बोल दूं कि हमारी कोई किसानों की कोई पार्टी नहीं रहती, सब पार्टी हमारी है, क्योंकि किसान भाजपा में भी है। अगर किसान एक पार्टी में हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी बढ़ेगी नहीं, एक ही पार्टी में समझ जाएंगे। तो भाजपा में भी किसान है और कांग्रेस में,
पहले कांग्रेस को किसान जिताते थे, अब किसको जिता रहे? भाजपा को 20 साल 22 साल से। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ गुमराह कर रहे हैं किसानों को, और किसानों को गुमराह कर ही रही है दोनों पार्टियां किया। अगर इन्होंने सही मायने पे किसानों का विकास देखा होता तो आज किसान इस तरह से फांसी सल्फास नहीं खाते। आज हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सल्फास और गोलियां खा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मगर इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो राजनीति चमकानी है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ी किसानों की तरफ भी देखें। हम आपके हैं, हमने ही आपको अपना मुखिया बनाया और आगे भी बनाएंगे। अगर हम देखेंगे, अगर किसानों को नहीं देखेंगे तो आपको उतार दिया जाएगा। बहुत हो गया, 22 साल हो गए। और दूसरे भी कई दल हैं, हमारे लिए तो सब दल हमारे हैं। लेकिन जैसा कि पिछले और रहा सवाल आवारा पशुओं का, तो पिछले 15 महीने में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने गौशाला बनवाई, मगर वो कुछ अधूरी पड़ी गई, आज भी पड़ी है अधूरी। मगर उसके बाद ये भाजपा चला रही है। इन्होंने क्या किया? खाली भाषण पे भाषण देते जा रहे। हम गौशाला में बनाएंगे, चंदला में बनाएंगे, बारीगढ़ में बनाएंगे, छतरपुर में बनाएंगे, मगर आज तक कोई आज भी 2-2 हजार का इधर आवारा पशु अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक ने 5 गौशालाएं पास कराई हैं, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। अभी आपसे बात करें तो अभी 2 दिन पहले जी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डेयरी एवं पशुपालन मंत्री, राज्य मंत्री जो हमारे लखन पटेल जी हैं, जी उनकी सभा हुई थी और उन्होंने यहाँ पर आकर के किसानों के कई मुद्दे सुने और बात गौवंश को लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5000 गौओं के लिए गौशाला बनाई जा रही है, जिसको उन्होंने आदेशित भी कर दिया है। उसके लिए उन्होंने यहाँ के लिए निकाल दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजस्व की जमीन हमें और ज्यादा उपलब्ध होती है, क्षेत्रीय विधायक अगर वहाँ प्रयास करते हैं, तो हम 12,000 जो गायों के संरक्षण के लिए भी गौशाला देंगे। बहुत अच्छी बात। आपके माध्यम से हमने वो भी फंक्शन भी देखा था, मीडिया के माध्यम से देखा था। हालांकि हमें तो बुलाया नहीं जाता, हम किसान हैं, हर पार्टी बुलाती है, नहीं भी बुलाती है। तो हमने आपके माध्यम से देखा, वो फंक्शन देखा। अच्छी बात है, मंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। फंक्शन तो कम से कम कर रहे हैं, थोड़ी किसानों के बारे में सोचें, गौशालाएं बनवाएं। और ये आवारा पशु जो आपने विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले जो वादे किए थे स्टेज पे बैठ के मीडिया के सामने, उस पर भी थोड़ी ध्यान दें तो किसान थोड़ी आराम विकासित हो। नहीं तो आवारा पशुओं से तो किसान बहुत बर्बाद है हमारे विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में। रहा सवाल गौशालाओं का, तो ये खाली वादे तो नहीं रह जाएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। अब मुझे भी अगर मर जाएंगे तो देखेंगे, नहीं तो जी तो मैं भी रहा हूँ, आप भी जी रहे। और इसके लिए अगर टाइम पर नहीं बनाया तो वादा करता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन मैं करके दिखाऊंगा चंदला विधानसभा और छतरपुर जिले में। चलिए आपने अभी कुछ समय मांगा है कि कुछ समय बाद आप आंदोलन करेंगे। मान लीजिए कि आपसे बात की जाए कि 10 सालों बाद जी मध्य प्रदेश में जो किसानों की स्थिति है वो कहाँ देखना चाहते हैं? मैं तो देखना चाहता हूं कि किसानों से सरकारें बनती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या समाजवादी की बन जाए। हम तो बोलते मायावती जी की बन जाए, हमारे लिए तो सब पार्टी हैं, मगर हमारे लिए जो देखेगा वो बनेगा। आज वो जब तक हम आशा करते आए, हमने तो देखो आपकी विधानसभा में समाजवादी के विधायक को भी जिताया, कांग्रेस को भी 55 साल दिए और भाजपा को भी अभी देते आ रहे हैं लगातार। हम आशा पे ही करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, मगर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन विकास तो हो रहा है, कई जगह सड़कें, गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ गया है। जी। लोगों के लिए जो है नल जल योजना चल रही है, घर में पानी हुआ कुछ। आपने अच्छी बात कही कि विकास हुआ है, खाली रोडों का हुआ है और कुछ अपने लिए भी विकास करते हैं। जैसे बारू का अवैध उत्खनन करना तो रामपुर का रोड बनवा दो, अब चल रहे हैं 18 टायर। अब ये विकास पर ध्यान दें, मगर साथ में किसानों का भी ध्यान दें कि आज बीआर बनाई जा रही है, प्लेन जमीन है, शासकीय जमीन है। तो अच्छा, आपसे चलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप एक बार आपसे प्रधानमंत्री जी से आपको एक मौका मिले एक बात कहने का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल करूंगा कि आदरणीय
माननीय प्रधानमंत्री जी, आप किसानों के भी प्रधानमंत्री जी हैं और आपकी पार्टी के भी प्रधानमंत्री, पूरे संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री जी हैं। थोड़ी मध्य प्रदेश को भी देखें और किसानों की दुर्दशा को भी देखें, ताकि किसान थोड़ी आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र राजा जी, जो किसान यूनियन 61 के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने हमारे स्टूडियो पर समय दिया और किसानों के कई मुद्दों पर चर्चाएं भी करी, कुछ आक्षेप भी लगाए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पर, और कुछ अपनी बात भी किसानों की तरफ से रखी। तो यूं ही इन मुद्दों पर आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। और जैसा कि महेंद्र राजा ठाकुर ने बताया और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, तो इस चैनल के माध्यम से अगर उनकी बात सुनी जाए और किसानों के हितों में सरकारें सोचने लगें, तो कहीं ना कहीं किसानों का हित होने से ही हमारे देश का हित होगा। आप देख रहे थे बागी खबर पर ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।